हेलो साथियों, दृष्टि आईएएस की प्रैक्टिस सीरीज पीटी स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सलमान और आज हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राजकोषीय नीति एवं कर संरचना से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला अभ्यास प्रश्न क्या है। प्रश्न है, जब किसी सरकार का उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान को घटाकर या छोड़कर कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक होता है तो उसे कहा जाता है कि विकल्प है राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा या बजट घाटा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह जो चैप्टर है आपके प्रश्न पत्र के लिहाज से अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और यह काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह देखना है कि यह जो चार विकल्प दिए हुए हैं, हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि यह चारों विकल्प में जैसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और बजट घाटा क्या होता है। जब तक हम इसके बारे में क्लियर नहीं होंगे तब तक हम इस तरह के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर जो उत्तर होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो राजकोषीय घाटा की अगर हम सबसे पहले बात करें तो राजकोषीय घाटा के अंतर्गत जो भी व्यय होता है यानी कुल व्यय, इसके अंतर्गत कुल व्यय में से उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां भी शामिल होती हैं। यानी कि राजकोषीय घाटा की अगर बात करें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां। वहीं अगर हम राजस्व घाटे की बात करें तो इसके अंतर्गत राजस्व व्यय या हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं माइनस रेवेन्यू रिसीट। यानी कि राजस्व व्यय में से जब हम राजस्व प्राप्तियों को घटा देते हैं तो इसी को हम राजस्व घाटा कहते हैं। और अगर प्राइमरी डिफिसिट की बात करें या जिसे हिंदी में हम प्राथमिक घाटा कहते हैं तो इसके अंतर्गत जब इसमें से प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यानी कि प्राथमिक घाटे में से जब हम राजकोषीय घाटा के अंतर्गत जो भी राजकोषीय घाटा होता है उसमें से ब्याज भुगतान हम घटा देते हैं तो ये हमारा निकल करके आ जाता है प्राथमिक घाटा, या अंग्रेजी में हम इसे प्राइमरी डिफिसिट भी कहते हैं। और वहीं अगर बजट घाटे की हम बात करें तो बजट घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। तो इसके अंतर्गत जो सवाल पूछा गया है, जहां से जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह सी वाला हो जाएगा। यानी कि जब किसी सरकार का उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान को घटाकर या छोड़कर कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक होता है तो उसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत दिया है पहला कथन, ऋण प्राप्तियों में मुख्यतः बाजार ऋण और ऋण की वसूली शामिल है। केंद्र सरकार की गैर ऋण प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा सरकारी देनदारियां शामिल हैं। इसके अंतर्गत पूछ रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। यानी कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन कौन से कथन सही है। पहला भी सही हो सकता है, दूसरा भी सही हो सकता है, या दोनों ही सही हो सकते हैं, या दोनों ही गलत हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केंद्र सरकार की जो भी प्राप्तियां हैं उनको मोटे मोटे तौर पर दो भागों में हम बांटकर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत एक तो शामिल होता है ऋण प्राप्तियां और दूसरा होता है गैर ऋण प्राप्तियां। तो अगर हम बात करें ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत तो इसके अंतर्गत ज्यादातर बाजार उधार और अन्य देनदारियां शामिल हैं जिन्हें भविष्य में चुकाने के लिए सरकार बाध्य है। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये कहें कि जो सरकार की ऋण प्राप्तियां हैं वो सरकार के ऊपर एक तरह से देता है या सरकार के ऊपर बाध्यता है जो सरकार को चुकाना है। वहीं हम बात करें गैर ऋण प्राप्तियों की तो इसके अंतर्गत कर राजस्व, गैर कर राजस्व, इसके साथ साथ ऋण की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, विनिवेश किया जाता है, उससे जो भी राशि प्राप्त होती है उसको भी गैर ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। तो यहां से दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई मुख्य नीतिगत पहल क्या होगी। सवाल कहने का मतलब ये है कि जब सरकार को अपने राजस्व घाटा कम करना होता है तो उसके लिए सरकार क्या क्या स्टेप ले सकती है। तो इसके अंतर्गत जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें है पेंशन और भविष्य निधि के योगदान की मात्रा में कमी करना, रक्षा क्षेत्र पर होने वाले व्यय में कमी करना, राज्य सरकारों को उनके योजनागत
व्यय यानी कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए धन उधार लेने की अनुमति न देना, सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी की मात्रा को धीरे धीरे कम करना। तो अब कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें, मुख्य रूप से जो राजस्व घाटा होता है उसको कम करने के लिए सरकार क्या क्या करती। तो सबसे पहले जो सरकार का खर्च है, जो सरकार का एक्सपेंडिचर है, हम उसमें किस तरह से कमी ला सकते हैं या किस तरह से कटौती कर सकते हैं, इस पर हमें नीतियां बनानी होंगी। यानी कि सरकार को अपने खर्च में कटौती करना होगा। इसके अंतर्गत सरकार जो भी सरकारी कर्मचारी है उनके वेतन, पेंशन, प्रोविडेंट फंड के बोझ को कम कर सकती है, यानी उसमें कटौती कर सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट है, रक्षा क्षेत्र पर होने वाले व्यय में कमी, तो ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। यानी कि जो हमारा डिफेंस पे खर्च हो रहा है उसमें किस तरह से हम कमी ला सकते हैं। इसके अंतर्गत यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, या हम कह लें कि जिनसे हमारा खतरा बना रहता है, जैसे कि पाकिस्तान, उसके बाद चाइना भी है, तो इससे सटे हुए जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर हमें अपनी सेनाओं को ज़्यादा लगाना पड़ता है, ज़्यादा तैनात करना पड़ता है, जिसकी वजह से रक्षा क्षेत्र पर ज़्यादा खर्च होता है। तो हमें ऐसे पड़ोसियों से बात करके किसी भी तरह से अपने जो सैनिक तैनात हैं उनकी संख्या में कमी कर सकते हैं, जिसकी वजह से रक्षा क्षेत्र में जो इन सीमा वाले क्षेत्रों में जो रक्षा क्षेत्र पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है खर्च के मामले में, उसमें कमी लाई जा सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। वहीं अगर बात करें राज्य सरकारों को उनके प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए धन उधार लेने की अनुमति ना देना, तो ये गलत है, इसको हम इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें, सरकार द्वारा जो भी सब्सिडीज दी जा रही हैं उसमें भी हम कमी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम पूरी तरह से एक बार में ही नहीं कर सकते, इसको भी एक प्लान्ड मैनर में धीरे धीरे करके हम कमी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो चौथा वाला स्टेप है या कथन है ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रश्न का उत्तर निकल करके आता है सी वाला आता है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है इस नीतिगत पहल के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी मद में निगम कर शामिल नहीं है? पूंजीगत अभिलाभ, प्रतिभूतियों पर ब्याज, परिसंपत्तियों की विक्रय प्राप्ति, और सबसे अंत में है व्यवसाय से लाभ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि निगम कर या कारपोरेट टैक्स क्या होता है। जनरली कारपोरेट टैक्स जो होता है भारत के अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यह जो भी भारत में कंपनियां हैं उन कंपनियों द्वारा जो मुनाफा कमाया जाता है उस पर लगाए जाने वाला टैक्स है, और यह टैक्स जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा ही यह एकत्रित भी किया जाता है, यानी कि इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर यह बात तो क्लियर हो गई कि यह एक कंपनी कर है जो कि कंपनियों द्वारा कमाए गए मुनाफे के ऊपर आरोपित किया जाता है, और यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा ही इसे कलेक्ट भी किया जाता है। तो यहाँ पर यह बात तो क्लियर हो गई। अब बात करें इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और एकत्रित निगम कर की मदों में व्यवसाय से लाभ यानी जो बिजनेस है उससे प्रॉफिट, पूंजीगत अभिलाभ, प्रतिभूतियों पर ब्याज इत्यादि शामिल है। तो पूंजीगत अभिलाभ शामिल है, प्रतिभूतियों पर ब्याज ये भी शामिल है। वही दूसरी ओर अगर बात करें जो परिसंपत्तियों की विक्रय प्राप्ति है, यह जो है पूंजी लाभ यानी कि कैपिटल गेन का हिस्सा है, ना कि निगम कर। और व्यवसाय लाभ भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है, यानी कि जो निगम कर की मदें हैं उनमें पूंजीगत अभिलाभ, प्रतिभूतियों पर ब्याज और व्यवसाय से लाभ शामिल हैं, जबकि परिसंपत्तियों की विक्रय प्राप्ति के बाद जो भी राशि प्राप्त होती है वह पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन के अंतर्गत शामिल है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर यहाँ से हो जाएगा वह सी वाला हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी क्लियर हो गए होंगे कि निगम कर के मदों में क्या शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है? बजटीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा या फिर प्रभावी राजस्व घाटा। जैसा कि पहले प्रश्न में मैंने अभी बताया कि बजटीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। इसी तरह से यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रहा होगा, प्रभावी राजस्व घाटा।
तो सरकार की संपूर्ण देयता की अगर हम बात करें तो सरकार की संपूर्ण देयता के मामले में राजकोषीय घाटा शामिल है, यानी कि जो राजकोषीय घाटा है सरकार का, वह सरकार की संपूर्ण देयता को परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहले हम इसके में देखेंगे कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। तो राजकोषीय घाटा के अंतर्गत जो भी आंतरिक ऋण है, आंतरिक ऋण तथा अन्य देयताएं, जो भी सरकार की अन्य देयताएं हैं ये तो शामिल है, प्लस जो भी विदेशी ऋण है। इसके अलावा रिजर्व बैंक से जो भी सरकार ने ऋण लिया है, आरबीआई से जो भी ऋण सरकार के ऊपर है, ये जो है राजकोषीय घाटा को डिफाइन करता है। और यही जो है सरकार की संपूर्ण देयता को परिभाषित करता है। राजकोषीय घाटा को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अगर बात करें तो राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय घाटा प्लस सरकारी दायित्व, यानी सरकार का जो भी दायित्व है, जो सरकार के ऊपर लायबिलिटीज हैं, वो इसको शामिल किया जाता है। तो ये दोनों ही चीजें जो है राजकोषीय घाटा को डिफाइन करती हैं, और राजकोषीय घाटा ही सरकार की संपूर्ण देयता को परिभाषित करता है। तो यहां से प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के राजस्व और पूंजीगत व्ययों से है। राजस्व घाटे के बिना भी राजकोषीय घाटा हो सकता है। राजस्व घाटे का संबंध सरकार के राजस्व व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों से है। यदि सरकार द्वारा आर्थिक सहायता में कमी की जाए तो राजस्व घाटा बढ़ सकता है। ये 4 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले राजकोषीय घाटे की अगर बात करते हैं तो राजकोषीय घाटे के अंतर्गत इसका संबंध सरकार के राजस्व और पूंजीगत व्ययों से है। राजस्व और पूंजीगत व्ययों से है। इसके अलावा इसका संबंध जो है राजस्व प्राप्तियों और उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम राजस्व घाटे के संबंध की बात करें तो राजस्व घाटे का संबंध सरकार के राजस्व और पूंजीगत दोनों व्ययों से तो है ही है, साथ ही साथ राजस्व प्राप्तियों और उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से है। तो यहां पर सिर्फ व्ययों की बात की जा रही, प्राप्तियों की नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बात करते हैं अगले इस कथन के ऊपर, राजस्व घाटे के बिना भी राजकोषीय घाटा हो सकता है। तो राजस्व घाटे का संबंध सरकार के राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों से है। यहां पर आप क्लियर हैं? तो चूंकि राजस्व घाटे की गणना जब हम करते हैं तो इसके अंतर्गत कुल व्यय, जिसमें राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय शामिल होता है, एवं कुल प्राप्तियों जिसमें राजस्व प्राप्तियां प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं, इन दोनों के अंतर यानी कि राजस्व घाटे की जो गणना होती है कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के अंतर से की जाती है, जबकि राजस्व घाटे की राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति से की जाती है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि राजकोषीय घाटे की गणना के दौरान और राजस्व घाटे की गणना के दौरान हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और किसके अंतर से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। जब हम इनको कैलकुलेट कर रहे होते तो इसके अंतर्गत हमें प्राप्त होता है कि राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में संतुलन होने पर भी पूंजी प्राप्तियों के ऊपर पूंजी व्यय का आधिक्य हो सकता है। तो इसलिए राजस्व घाटे के बिना भी राजकोषीय घाटा पॉसिबल है। यहाँ पे जो दूसरा कथन है यही सही है। वहीं राजस्व घाटे का संबंध सरकार के राजस्व व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्व घाटे के जो संबंध है वो राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों से है, ना कि पूंजीगत। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और यदि सरकार द्वारा आर्थिक सहायता में कमी की जाए तो राजस्व घाटा बढ़ सकता है, ऐसा जरूरी है कि नहीं? अगर इसकी बात करें तो राजस्व घाटा कम किया जा सकता है जब हम आर्थिक सहायता जो भी सरकार के द्वारा की जाती है इसमें कमी कर दें, तो राजस्व घाटा बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। तो यहां से बी वाला ऑप्शन जो आपका होगा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। तो राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण
ऋण ग्रहण के द्वारा किया जाता है। बजट खर्च का वह भाग जिसको सरकार उधार लेकर पूरा करती है राजकोषीय घाटा कहलाता है। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। उत्तर क्या है? ए सही है परंतु आर गलत है, ये गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यदि यहाँ से हम देखें राजकोषीय घाटे की बात करें तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। ये मैंने पहले प्रश्न में भी आपसे बताया। उसी तरह से अगर इसको थोड़ा सा आगे हम देखें तो राजकोषीय घाटे का जो वित्त पोषण है वो ऋण ग्रहण के द्वारा किया जाता है। अब ये ऋण ग्रहण कहाँ से किया जाता है? सरकार द्वारा। ये किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो जो कथन है और जो कारण है दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका स्पष्टीकरण ये सही नहीं है, क्योंकि बजट खर्च का वह भाग जिसको सरकार उधार लेकर पूरा करती है राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि स्टेटमेंट यानी जो कथन ए है और कारण आर जो है दोनों ही सही है, लेकिन जो रीजन है, कारण है, वह इसको स्पष्ट नहीं करता है। तो यहाँ से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार के पूंजी बजट में निम्नलिखित में से किसको या किनको शामिल किया जाता है? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पूंजी बजट की बात कर रहा है, कैपिटल बजट की बात कर रहा है। इसके अंतर्गत विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम, ये तीन चीज दिया हुआ है और आपको कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो पूंजी की बजट की अगर बात करें या हम कहें कैपिटल बजट की बात करें तो इसके अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि जो कैपिटल रिसीट होती हैं और भुगतान दोनों शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं? पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ये दोनों इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और इस बजट की अगर बात करें तो जिसमें इसमें सार्वजनिक खाते में किए गए लेन देन शामिल किए जाते हैं, यानी कि जो सरकार का जो सार्वजनिक खाता है उसमें क्या भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं वो शामिल किया जाता है। तो बात कर लेते हैं पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में। तो पूंजीगत प्राप्तियों सरकार द्वारा जनता से ली गई उधारियां होती हैं जिन्हें बाजार ऋण भी कहा जाता है। और पूंजीगत भुगतानों के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें भवन, मशीनों और उपकरणों जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किए गए पूंजीगत व्यय, साथ ही केंद्र द्वारा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और उधार शामिल हैं। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है क्लियर हो गया कि जब भी सड़कों, इमारतों, मशीनरी या इससे संबंधित जो भी अन्य परिसंपत्ति हो जब इनका अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाता है तो ये कैपिटल बजट में इंक्लूड किए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। वहीं राज्यों और संघ क्षेत्रों को अनुदित ऋण भी इसके अंतर्गत शामिल है। और जो विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है, क्योंकि विदेशी सरकारों से जब सरकार ऋण लेती है तो वो जाहिर सी बात है वो अपने मशीनरीज या सड़कों को बनाने के लिए या इमारतों को बनाने के लिए यानी कि कुछ ऐसी एसेट का क्रिएशन करती है जिससे कि एसेट यानी कि पूंजी का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें पूंजी बजट में शामिल की जाती है। तो प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही कथन इसके अंतर्गत शामिल है। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष हैं। कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण या ये कह ले उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। ये तो बिल्कुल सही है। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। यहां पर कुल व्यय के अंतर्गत राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय शामिल है, वहीं कुल प्राप्तियों के अंतर्गत
राजस्व प्राप्तियां प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। तो इस तरह से हम राजकोषीय घाटा प्राप्त कर सकते हैं कि, या हम कह लें कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया है। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्व घाटे की, तो राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष या अधिकता को बताता है। यानी कि जो भी राजस्व प्राप्तियां हुई हैं वो राजस्व व्यय से कम है, यानी कि राजस्व व्यय हमने ज़्यादा कर दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है, जबकि रेवेन्यू रिसीट जो है वो कम है। तो ये दूसरा वाला भी स्टेटमेंट यहाँ से सही है, तो प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी या संगठन द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर बताना है। यहाँ पर एक टर्म आया है इक्विटी वित्तीयन। इक्विटी वित्तीयन क्या होता है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, जब कोई कंपनी होता है उसको अपनी लिक्विडिटी बढ़ानी होती है, यानी कि कंपनी के पास जब पैसे की कमी होती है, उससे ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, तो वह कंपनी जो है अपने स्टॉक को नकदी के बदले में बेचकर अपनी तरलता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी धन जुटाती है, या हम कहें कि यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत किसी कंपनी के स्टॉक को नकदी के बदले में बेचकर उस कंपनी की तरलता की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, तो इसे पूंजीगत व्यय के अंतर्गत माना जाता है, ना कि राजस्व व्यय के अंतर्गत। क्योंकि भाई जो कंपनी है जब वो अपनी लिक्विडिटी को बढ़ाएगी, यानी कि जब कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आएगा, जब वो बदले में अपने स्टॉक को बेच देती है, तो जाहिर सी बात है जो कंपनी है वो उस पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेगी, ऐसी जगह पर लगाएगी जहां से पूंजी का निर्माण हो, एसेट का निर्माण हो। तो इसको हम राजस्व व्यय में न रख करके बल्कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखेंगे, यानी कैपिटल एसेट के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। तो ये पहला वाला जो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा जाएगा, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे है नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम कोई नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं या ग्रहण करते हैं किसी अन्य देश से या कहीं से भी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ही शामिल है, क्योंकि उससे एसेट का निर्माण हो रहा है, पूंजी का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा वाला कथन है वह सही है। तो प्रश्न का उत्तर ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल, और इस अंतिम सवाल के साथ आज हम यहीं पर विदा लेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।